हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे 2013 के क्वेश्चन थे। और 2013 टीजीटी का जो पेपर था उसके 3 पार्ट जो हैं वो मैं बना चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो। और अब जो है जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो हम लोग आगे के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ हुआ था जर्मनी से। ठीक। और जो अभिव्यंजनावाद का जो टाइम पीरियड रहता है, कब से कब तक अभिव्यंजनावाद चला था, तो 1905 से लेके चला था अभिव्यंजनावाद। और इसका जो टाइम पीरियड था 1905 से लेकर 1925 तक चला था अभिव्यंजनावाद। कई सारे ग्रुप भी इस वाद के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न सीतनवासल गुफा के बारे में पूछा गया है। ये पूछा गया है कि सीतनवासल गुफा कहाँ स्थित है? सीतनवासल जो गुफा है तमिलनाडु में स्थित है। और सीतनवासल का जो समय काल माना जाता है तो 7वीं से लेके 9वीं शताब्दी तक इसका समय काल रहता है। सातवीं या 9वीं शताब्दी जो रहता है इसका समय काल रहता है। खोज कब हुई थी? तो सीतनवासल की जो गुफाओं का भी मैंने समय काल बताया कि सीतनवासल की गुफाएं जो है 7वीं या 9वीं शताब्दी के अंतर्गत आती हैं। तो जब इन गुफाओं का निर्माण के संबंध में मतलब अगर पूछा जाए कि सीतनवासल गुफाएं कब निर्मित की गई थी, तो उसके लिए जो सही आंसर, सटीक आंसर होता है वो ये रहता है कि 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। लेकिन जो कुछ ऐसे शोध हुए हैं उनसे ये पता चला है कि जो पांड्य शासक मारवर्मन ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था 9वीं शताब्दी में। इसीलिए दो जो है समय काल मिल जाते हैं, 7वीं या 9वीं शताब्दी। सीतनवासल गुफा से जो चित्र पाए गए हैं उनमें जो एक कमल सरोवर का चित्र रहता है, अर्धनारीश्वर का इम्पोर्टेंट रहता है सीतनवासल से। और सीतनवासल की खोज अगर पूछा जाए किसने की थी, तो प्रोफेसर दुर्बिल ने की थी सीतनवासल गुफाओं की खोज। सीतनवासल के बारे में एक और प्रश्न आता है कि सीतनवासल का अर्थ क्या होता है? तो सीतनवासल का जो अर्थ होता है, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि सीतनवासल का क्या अर्थ होता है। तो जो सीतनवासल का अर्थ होता है वो होता है जैन संत सिद्धों का निवास। अगला जो प्रश्न है छपाई कला से संबंधित है। छपाई कला की खोज कहाँ हुई थी? तो जो छपाई कला की खोज हुई थी वो चीन में हुई थी। अगर भारत के छपाई कला की जो खोज हुई थी वो तो चीन में हुई थी, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए कि भारत में छापा कला कैसे आई थी या किसने शुरुआत की थी, तो जो भारत में छापा कला की शुरुआत हुई थी 1556 में हुई थी। 1556 में भारत में ईसाई जो मिशनरियाँ थी उन्होंने छापा कला की शुरुआत की थी। कहाँ पे? भारत में। और जब हम छपाई कला के बारे में पढ़ते हैं कि छपाई कला आखिर कहाँ से विकसित हुई थी, तो वो हुई थी चीन से। जो हम छापा कला की विधियाँ जो पढ़ते हैं, 4 प्रमुख विधियाँ उसमें पढ़ते हैं। तो छापा कला की विधियाँ पढ़नी होती हैं तो जो इस तरह की परीक्षाएं होती हैं टीजीटी वगैरह, तो इसमें बहुत अंदर तक बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े से ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर छापा कला की जो विधियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा देख लेंगे कौन कौन से जो है उसमें आते हैं, छापा कला के अंतर्गत कौन कौन सी प्रणाली आती है। तो जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उभार सतह प्रणाली। उभार सतह प्रणाली के अंतर्गत रिलीफ मेथड होता है। इसमें जो होता है वुड कट और लिनो कट, दो अगर मोटा मोटा देखें तो वुड और लिनो आ जाता है आपका उभार सतह प्रणाली में। फिर जो दूसरी होती है वह होती है गड्ढेदार सतह प्रणाली कहिए या इंटेग्रेलियो प्रोसेस कहिए, बात की रहती है। अंतः सतह प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है और इसका व्यावसायिक नाम जो होता है वो गैब्योर होता है। इसमें कई तरह की आ जाती हैं, जैसे आपकी हो गई एक्वाटिंट हो गया, विस्कोसिटी हो गई। तो ये सब जो है इंटरगिलियो के अंतर्गत मतलब गड्ढेदार के अंतर्गत आ जाती हैं।
और जो तीसरा है समतल समतल सतह प्रणाली, जिसके अंतर्गत जो आता है लिथोग्राफी या ऑफसेट वगैरह आ जाता है। फिर जो लास्ट होती है सेरीग्राफी, सेरीग्राफी के अंतर्गत क्या आता है, स्टेंसिल जो होते हैं और सिल्क स्क्रीन वगैरह आ जाती है इसके अंतर्गत। तो ये हमने कुछ जो है कि छापा कला की जो प्रमुख विधियाँ होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रख्यात चित्र गवेर्निका किस माध्यम में निर्मित है। तो जो प्रख्यात चित्र गवेर्निका है उसका जो माध्यम पूछा गया है, कैनवास पर तेल रंग, ऑयल ऑन कैनवास में बनी हुई है। और यह जो कृति है गवेर्निका, वह जो पिकासो हैं, पिकासो को आप सभी जानते होंगे, पिकासो की महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक है गवेर्निका, जो कि ऑयल ऑन कैनवास पर बनी हुई है। अगला जो प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारत कला भवन वाराणसी की जो स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था वो था राय कृष्ण दास का। और जो स्थापना हुई थी भारत कला भवन वाराणसी की, वो हुई थी 1920 में। लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो आंसर होगा जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। थोड़ा सा देख लेते हैं लिंगराज मंदिर के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, इसके बारे में प्रश्न जो है पूछा जाता है। लिंगराज मंदिर प्रश्न आए, लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर, भुवनेश्वर वाला ऑप्शन में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। कब बना था यह मंदिर, लिंगराज मंदिर की कब बना था। तो लगभग 11वीं शताब्दी के लगभग यह बना था। और किस शैली का मंदिर है। मंदिर जब हम पढ़ते हैं तो मंदिर वगैरह स्थापत्य वगैरह वहाँ पे शैली से संबंधित प्रश्न भी आते हैं कि किस शैली का मंदिर है। तो लिंगराज जो मंदिर है नागर शैली का मंदिर है। किसने बनवाया था, एक और प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिंगराज मंदिर से कि लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था। तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। हेनरी मूर के बारे में पूछा गया है, जो कि एक मूर्तिकार रहे हैं और कहाँ के निवासी थे। तो हेनरी मूर थे इंग्लैंड के निवासी। हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे और इनका जन्म हुआ था 1898 में, 1898 में इनका जन्म हुआ था। हेनरी मूर का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, 1898 में हुआ था। किस लिए जाने जाते हैं। तो ये अपनी झुकी हुई आकृतियों के लिए जाने जाते हैं हेनरी मूर। और इनके अगर कुछ वर्क, इनके वर्क विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि रिक्लाइनिंग फिगर इनका वर्क है, किंग एंड क्वीन है जो कि पूछा गया था, आई थिंक 2019 के पेपर में पूछा गया था। किंग एंड क्वीन इनका है, फैमिली इनकी पूछी जाती है, झुकी हुई आकृतियों के लिए जाने जाते हैं। और जब हम हेनरी मूर का नाम आ गया तो एक प्रश्न है आप सभी के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा इस प्रश्न का कि हेनरी मूर से कौन कौन से भारतीय कलाकार हेनरी मूर से प्रभावित थे, है ना। आपको ध्यान हो तो ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से कलाकार जो हैं, भारतीय कलाकार जो कि भारतीय कलाकार कहिए या कहिए कि मूर्तिकार जो हैं वो हेनरी मूर से प्रभावित हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक एक जो मूर्तिकार है उनका नाम मैं बता देती हूँ, प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता जो हैं वो हेनरी मूर से प्रभावित थे। प्रदोष दास गुप्ता कोलकाता ग्रुप के संस्थापक भी रहे हैं। प्रदोष दास गुप्ता जो किससे प्रभावित थे, तो हेनरी मूर से ये प्रभावित थे प्रदोष दास गुप्ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं कौन कौन से हैं। एक मिनट, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला जो है प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए थे। आंसर हो जाएगा लैटिन जो लिपि है, लैटिन नामक लिपि से अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर आए थे। अगला जो प्रश्न है, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई थी। तो जो मदर टेरेसा सीरीज है वो बनाई थी एम एफ हुसैन ने। एम एफ हुसैन ने बनाई थी मदर टेरेसा सीरीज।
और एक और कलाकार दिख रहे हैं पीटी रेड्डी के बारे में अगर पूछा तो इनका एक बिगनिंग ऑफ साउंड करके पूछा जाता है नेट के पेपर में। विकास भट्टाचार्य जो है इनकी टोटम वगैरह पूछे जाते हैं, डॉल सीरीज़ है इनकी। गणेश पाइन का जो है, गणेश पाइन का क्या, जो गणेश पाइन है इनको अंधेरे का चित्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्लिप और रीजन ड्रिक्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज किसने चित्रित किया था। ये जो एचिंग सीरीज के बारे में पूछ रहा है जो कि फ्रांसिस्को दी गोया की थी। फ्लिप रीजन ड्रिक्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक और किस माध्यम में बनी हुई थी, तो एचिंग में बनी हुई है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था। तो एम.एफ. हुसैन का जो निधन हुआ था वो हुआ था लंदन में। इनका निधन हुआ था लंदन में। नागरिकता कहाँ की मिली थी, तो कतर की इनको नागरिकता मिली थी। प्रश्न पूछा गया है कि एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था। एम.एफ. हुसैन का जो निधन हुआ था लंदन में हुआ था और इनको नागरिकता, ये भी प्रश्न आ सकता है कि एम.एफ. हुसैन को नागरिकता कहाँ की मिली थी, तो कतर की मिली थी। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था तो एम.एफ. हुसैन के बारे में एक और प्रश्न पूछा गया था, ऊपर अभी पढ़ा था कि मदर टेरेसा सीरीज किसकी है, तो एम.एफ. हुसैन की थी। फिर बाद में इनका निधन के बारे में पूछ लिया गया कि लंदन में कहाँ हुई थी, तो कहाँ इनका निधन हुआ था, तो इनका निधन हुआ था लंदन में। और 2011 में इनका निधन हुआ था एम.एफ. हुसैन का। जन्म कब हुआ था एम.एफ. हुसैन का, तो 1915 में इनका जन्म हुआ था एम.एफ. हुसैन का। पूरा नाम भी इनका पूछा जा चुका है, मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम है। किसका, एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम जो है मकबूल फिदा हुसैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है भविष्यवाद या फ्यूचरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था, तो भविष्यवाद का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था इटली में। इटली में भविष्यवाद का उदय हुआ था। और इसके संस्थापक कौन रहे हैं, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती इसके संस्थापक रहे हैं। और घोषणा पत्र भी इन्होंने ही लिखा था, किसने, जिसका मैंने नाम लिया फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती इसके संस्थापक भी रहे हैं और घोषणा पत्र भी इन्होंने ही लिखा था। अगला जो प्रश्न है वह मुगल काल से है। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था, तो मुगल काल का जो प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था वो था मंसूर। और ये क्वेश्चन में दो ऑप्शन और है, तो मंसूर और जो मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था मंसूर। और मंसूर को एक उपाधि भी मिली थी नादिर उल असर। नादिर उल असर की उपाधि मिली थी मंसूर को। और यह जो था चिड़ियों का चितेरा था और एक भारतीय मुसलमान था। इस मंसूर के कई सारे चित्र भी पूछे जाते हैं, जैसे कि बाज हो गया, मोरनी, और साइबेरिया का बेला पक्षी, नील गाय, पीली पृष्ठभूमि पर बना लाल पुष्प जो कि पूछा जा चुका है। और बिशन दास जो है वो भी जहांगीर के ही कला, ये मंसूर और बिशन दास दोनों जो है जहांगीर के समय के कलाकार हैं। जो बिशन दास जो था वो एक शबीह चित्रकार था। यह क्या बनाता था, शबीह बनाता था बिशन दास। और ये जो थे ये चिड़ियों के चितेरे थे, कौन, मंसूर। जो दसवंत है, दसवंत जो था, दसवंत अकबरकालीन चित्रकार था और ये कहार जाति का था। और एक पद्धति में यह भी सिद्धस्त था, अच्छा बनाता था। एक जयपुरी पद्धति या आराइश पद्धति जो कि गीली पद्धति है, फिर उसको ब्यूनो के नाम से जानी जाती है, या जयपुरी आराइश पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। ये भित्ति चित्रण कार्य करता था दसवंत, इसी पद्धति में करता था, किसमें, जयपुरी में करता था। रज्मनामा के 21 चित्रों पर इसके हस्ताक्षर भी मिलते हैं, किसके, दसवंत के। और एक कलाकार होता है बसावन भी अकबरकालीन चित्रकार है। ये अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना जाता है और इसका पुत्र था जिसका नाम था मनोहर। चलिए आगे देखते हैं। वेदों की कुल कितनी संख्या थी, तो वेदों की कुल संख्या थी 4। वेदों की कुल कितनी संख्या थी, प्रश्न है वेदों की कुल कितनी संख्या थी, वेदों की कुल संख्या थी 4। अगला जो प्रश्न है
अगला जो प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अरे 1928 में। और यहीं से इसी सोसाइटी से आईफैक्स नाम से जो जानी जाती है, इसी सोसाइटी से रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी होता था। एक मूर्तिकार के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कनेरिया जो हैं इनको किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कनेरिया एक मूर्तिकार थे। राघव कनेरिया को एक मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। 1936 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था इनका जन्म। गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1936 में। मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। और एक प्रश्न भी मैंने ऊपर पूछा था, हेनरी मूर से संबंधित प्रश्न आया था कि हेनरी मूर कहाँ के निवासी हैं? तो इंग्लैंड के निवासी हैं। और 1898 में उनका जन्म हुआ था। मैंने कुछ उनके वर्क भी बताए थे। झुकी हुई आकृतियों के लिए जाने जाते हैं। किंग एंड क्वीन उनका वर्क है। फैमिली है, कुछ वर्क भी बताया था मैंने। और एक वहाँ से मैंने प्रश्न भी किया था कि हेनरी मूर से कौन सा कलाकार प्रभावित है? तो आंसर भी आप लोगों के सामने है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा कि कौन कौन सा कलाकार हेनरी मूर से प्रभावित था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? अगला जो प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? तो अहमदाबाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? प्रश्न है, कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? तो कन्हेरी जो गुफाएं हैं वो मुंबई में आती हैं। मुंबई में है कन्हेरी गुफाएं। अगला जो क्वेश्चन है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन, इलस्ट्रेशन मतलब प्रस्थापन जो है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। कोलकाता में एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया है? तो सही हो जाएगा, विवांश सुंदरम ने बनाया है स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। और 2016 में भी इनसे एक प्रश्न आया था, विवांश सुंदरम से पूछा गया था कि कागज, एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, जल रंग और वाश तैल रंग का उपयोग कौन करता था अधिकतर? तो विवांश सुंदरम ही करते थे। जल रंग, वाश और तैल रंग का एक्रेलिक कागज पर जो उपयोग करते थे वो विवांश सुंदरम करते थे। और इनके बारे में एक और चीज़ पूछा जाता है, ये इंजन ऑयल के धब्बों से काम करते थे। इस तरह का भी प्रश्न कभी पूछा गया है। और इनकी जो पत्नी है गीता कपूर, उनसे भी प्रश्न आया था कि गीता कपूर क्या है? तो कला इतिहासकार हैं। और विवांश सुंदरम का जन्म देखा जाए कब हुआ था? 1943 में इनका जन्म हुआ था विवांश सुंदरम का। और स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग इनकी एक कृति है। तो ये थे प्रश्न, कुल 20 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं 2013 के। और आगे हम किसी पुस्तक के बारे में, जैसा कि वीडियो के लास्ट का जो पोर्शन होता है उसमें हम लोग किसी पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। और मतलब एक पुस्तक के बारे में मैं बताती हूँ और बाकी जो व्यूवर को जो ध्यान रहता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो वो वाला अभी हम करेंगे। इसके पहले की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मिस हो गया था ये वाला, तो सॉरी उसके लिए। आज का जो प्रश्न है था उसका आंसर तो मैं बता ही देती हूँ। खैर, नंदलाल बोस, ये रूपावली किसकी पुस्तक है? रूपावली किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस की है रूपावली। नंदलाल बोस की पुस्तक है रूपावली। और नंदलाल बोस की पुस्तकें अगर ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।